हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज का दिन 23 जनवरी है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। महान क्रांतिकारी। इनको यदि मैं राजनेता कहूँ तो भी अच्छी सही रहेगा। यदि हम इनको क्रांतिकारी कहें या इनको प्रशासक कहें तो भी। और यदि हम इनको एक प्रधानमंत्री के रूप में भी कह सकते हैं। और एक इनको बहुत बड़े विद्वान के रूप में भी कहा जा सकता है। जितना यदि इनके व्यक्तित्व की हम चर्चा करें उतनी ही कम है। ये मतलब इनकी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस की बारे में, इनका क्या योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में, और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हम उनको कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी को इनका वर्तमान में जो हमारा उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा, ऐसे मैप देखते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा मिलेगा। बंगाल के नीचे उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। उड़ीसा में कटक डिस्ट्रिक्ट में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी को, आज ही के दिन। और आज के दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। और 1945 में इनकी ताइवान के अंदर, ताइवान वही चीन के पास एक देश है, ताइवान में प्लेन के क्रैश होने से इनकी डेथ हो गई थी। और हालांकि इनके डेथ पे काफी विवाद भी है, तो हम उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में काफी माना जाता है, काफी टैलेंटेड आदमी थे, बहुत ही होनहार विद्यार्थियों में से एक थे। वो भी उस समय जब भारत में लिटरेसी रेस इतनी कम थी, उस समय उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की थी आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज। जो आज की आईएएस है, जो आज की आईएएस है उसको पहले आईसीएस बोला जाता। आईसीएस में इनका 4 नंबर रैंक था और बहुत ही टैलेंटेड अधिकारी के रूप में ये थे। किंतु जब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस उसमें पूरे यूरोप के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उसी दौरान भारत के अंदर भी राष्ट्रीय आंदोलन अपने धीरे धीरे आगे चल रहा था। तो उसी समय महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका से लौटकर जिस जिस प्रकार देश में राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उन्होंने भागीदारी की थी, उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस भी इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड से आकर भारत में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के पीछे ये था कि जो भारत में एक राजनेता थे, सीआर दास, चित्तरंजन दास, सीआर दास से ये काफी प्रभावित थे। सीआर दास के प्रभावित होकर इन्होंने भारत के अंदर ये राष्ट्रीय आंदोलन में आए। किंतु माना जाता है कि इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मिले थे। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में जाकर सीआर दास के साथ मिलकर, जो उस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जिसको हम असहयोग आंदोलन भी कह सकते हैं, उसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में इन्होंने भागीदारी की थी। तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस में 4 नंबर रैंक हासिल की थी, 4th नंबर। उसके बाद 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के लिए सीआर दास से इसलिए प्रभावित थे। और माना जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो सीआर दास से चित्तरंजन दास, सीआर दास। 1920 के दशक में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। असहयोग आंदोलन में सरकार का सहयोग नहीं कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने अपील की थी, देश के अंदर जो सरकारी लोग हैं, सरकारी काम करते हैं, उनको सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों की मदद करनी चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसमें आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया था। आईसीएस से त्याग पत्र देके इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे। और महात्मा गांधी ने उन्हें बंगाल में जाकर सीआर दास के साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा था। और जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर रहे थे बंगाल के अंदर, जब सीआर दास महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, तो 1922 में माना जाता है कि यूपी के अंदर एक जगह चौरी चौरा, जो गोरखपुर के पास है, वहां पे हिंसा फैल गई थी। हिंसा फैलने के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो उसके बाद ये असहयोग आंदोलन वहां पे खत्म भी हो गया था और वापस लिया गया था। उसके बाद जो सीआर दास थे, सीआर दास महात्मा गांधी से के इस कदम से खुश नहीं थे। तो फिर सीआर दास ने क्या किया, एक अलग से स्वतंत्र अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा उन्होंने स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी ने आगे जाके कलकत्ता के अंदर जो स्थानीय चुनाव होते हैं, अर्बन लोकल, जो आज के दिन 74th अमेंडमेंट के द्वारा होते हैं, नगर पालिका के चुनाव, वहां पे स्वराज पार्टी ने हिस्सेदारी ली। और सीआर दास कलकत्ता के मेयर बने थे। और कलकत्ता के जब मेयर बने थे तो सुभाष चंद्र बोस ने उनके साथ मिलकर काम किया था। और माना जाता है कि उस समय सुभाष चंद्र बोस ने काफी काम किया था, अच्छा सराहनीय कार्य किया था। कलकत्ता के लोग इनके कार्य से बहुत खुश हुए थे और राष्ट्रीय आंदोलन में काफी भारतीयों को मदद भी मिली थी। उस समय माना जाता है कि सीआर दास और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर
कलकत्ता के अंदर कुछ ऐसे शहरों का नाम, कुछ ऐसी जगहों का नाम बदल दिया था जो पहले अंग्रेजों के नाम पे थी, फिर भारतीयों के नाम से। जैसे आज के दिन में हम ट्रेंड देख सकते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, उसी प्रकार वहां पे भी नाम बदला गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी ने कलकत्ता में स्थानीय चुनाव लड़ा और सीआर दास कलकत्ता के मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस ने सीआर दास के साथ मिलकर कलकत्ता में कार्य किया। और फिर माना जाता है कि जब 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन ने आके भारत को, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे, उनसे अपील की थी कि आप सब लोग मिलके एक ऐसे संविधान का निर्माण करो जो पूरे भारतीयों को स्वीकार्य हो। तो उस समय एक नेहरू रिपोर्ट सामने आई थी जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसके एक सदस्य के रूप में सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का उस समय जो नेहरू रिपोर्ट में भी काफी योगदान था। ठीक है, और उसी समय ऐसा माना जाता है कि रूस की क्रांति चल रही थी 1917 के बाद, जो रूस की क्रांति का भी सीधा सीधा असर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पे पड़ा था। तो सुभाष चंद्र बोस भी एक समाजवादी माइंडसेट के व्यक्ति बन गए थे, समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए थे, समाजवादी विचारधारा, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने समाजवादी मानसिकता से आगे कार्य कर रहे थे। और इन दोनों ने मिलकर एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का सीधा सा आशय था कि भारत एक पूर्ण स्वराज के रूप में, भारत को पूर्ण प्राप्ति होनी चाहिए, सब कुछ संविधान का निर्माण, सब कुछ नियम कायदे भारतीयों द्वारा होने चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। देखो, मैं ये बात इसलिए बताया क्योंकि वर्तमान में जो मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये क्या कर रही है, इतिहास में कुछ लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है। इसके तहत इन्होंने ऐसा मतलब महात्मा गांधी जी को और जवाहरलाल नेहरू जी को भी, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस से अलग लड़ाने की कोशिश की है कि जवाहरलाल नेहरू अलग थे और जवाहरलाल नेहरू अलग थे, सुभाष चंद्र बोस अलग थे। उसी प्रकार महात्मा गांधी अलग थे, सुभाष चंद्र बोस अलग थे। पर सच्चाई ये कि सभी का लक्ष्य एक था, परंतु सभी के रास्ते थोड़ा थोड़ा अलग हो सकते हैं। और रास्ता अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। घर में भी हम सभी बहन भाई होते हैं तो आपस में उनके भी विचार अलग अलग हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। पर ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आज के दिन क्या बताया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू कुछ चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस कुछ चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम, उनकी जगह सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारे पास होता, अखंड भारत का निर्माण होता। ऐसी बहुत सारी बकवास यहाँ पे फैलाई जाती है। तो अब इतिहास में यदि आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों मिलके, खुद इन्होंने मिलके पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की है। यदि सोचो इन दोनों के आपस में लड़ाई होती, इन दोनों के विचार अलग अलग होते, तो मिलकर कार्य क्यों करते? मिलकर तभी कार्य करे थे, दोनों के अंदर बहुत ही सहयोग और समन्वय था और दोनों देश की आजादी चाहते थे। हाँ, ये बात है कि थोड़ा व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कुछ व्यक्ति के थोड़े से विचार अलग हो सकते हैं, किसी के अलग हो सकते हैं। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी है या एक दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसी प्रकार मैं बताऊंगा कि जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को भी लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये माना जाता है कि जब गांधी जी का अंग्रेजों का समझौता हुआ 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन से तुरंत पहले, जिसको गांधी इरविन समझौता भी माना जाता है, तो उस समय अंग्रेजों ने भगत सिंह को जेल से रिहा नहीं किया था। और भगत सिंह को जेल से रिहा नहीं किया था, उसके बावजूद भी गांधी और इरविन का समझौता होता है और भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को समझौता तोड़ने के लिए बोला था। उसकी मूल वजह ये थी कि भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी। तो सुभाष चंद्र और महात्मा गांधी इस बात से, बोस की इस बात से माने नहीं थे और उन्होंने समझौते को कंटिन्यू रखा था। और बाद में जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से काफी मतलब नाराज भी हुए थे, ये माना जाता है। महात्मा गांधी और इरविन समझौता हुआ था अंग्रेजों के साथ, के पश्चात भी भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के समझौते न करे, उन्होंने ऐसा बोला कि गांधी जी समझौते को ना करे और भगत सिंह को जेल से रिहा करे या समझौता ही ना करे, किंतु गांधी जी ने समझौता कर लिया था। तो उसके बाद जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो बोस काफी नाराज थे, ये ऐसा माना जाता है। गांधी जी की सुभाष चंद्र बोस से इस बात से सहमत नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से नाराज हुए। ठीक है, ये बात हो सकती है, सही भी है। फिर वही बात यहाँ पे आती है कि सुभाष चंद्र जो बोस थे थोड़े से उग्र राष्ट्रवादी नेता थे
और महात्मा गांधी जी थोड़े पोलाइट थे। तो पोलाइट थे तो थोड़ा वो शांति के समर्थक थे, और सुभाष चंद्र बोस कहीं कहीं जब हिंसा की जरूरत होती है तो वो हिंसा की तरफ झुक सकते हैं। तो दोनों के मूल विचार एक ही देश को लेके, किंतु थोड़ी थोड़ी कार्यपद्धति अलग थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे के एंटी थे। यदि ऐसा होता जब तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। यदि वो एक दूसरे के एंटी होते तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को कभी भी राष्ट्रपिता नहीं कहते। ठीक है। और दूसरा, इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी को लड़ाने की कोशिश होती है, ये भी सरासर गलत है। जब ऑस्ट्रिया एक यूरोप के अंदर देश है, ऑस्ट्रिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू जी का यदि जब निधन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां पे पहुंच के जवाहरलाल नेहरू जी को सांत्वना दी थी। यदि वो एक दूसरे, ये इस बात के सूचक है कि दोनों के अंदर अच्छे संबंध थे सभी लोगों के मध्य। हाँ, सभी के मध्य कार्य करने का थोड़ा थोड़ा तौर तरीका अलग था। पर वर्तमान की जो मोदी सरकार क्या कर रही है, बोस को नेहरू से लड़ा रही है, बोस को महात्मा गांधी से लड़ा रही है, पटेल को नेहरू से लड़ा रही है, पटेल को गांधी जी से लड़ा रही है। ये सब चीजें गलत है। इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बातें मैंने कोई अपनी बातें नहीं है, ये सब गूगल पे दी हुई है, किताबों में दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। बस मेरा ये था कि आज जब सुभाष चंद्र बोस साहब की जयंती है तो मैं ये सब तथ्य आपके सामने पेश करूं। ठीक है। तो दूसरा यही है बोस और एक और बात है कि जब वल्लभ भाई पटेल है, एक तथ्य और आपको बता देता हूं कि जो वल्लभ भाई पटेल, उनके एक भाई थे विठल भाई पटेल। तो विठल भाई पटेल थे वो सुभाष चंद्र बोस के अच्छे मित्र थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो विठल भाई पटेल एक बीमार होते हैं तो सुभाष चंद्र बोस उनकी बहुत सेवा करते हैं, कि एक दोस्ती थी, उनकी सेवा करते, उनकी इज्जत करते थे। किंतु उसके बावजूद भी विठल भाई पटेल बच नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या करते हैं विठल भाई पटेल, वो काफी पैसे वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति थी वो विरासत में सुभाष चंद्र बोस के नाम लिख दी थी। तो विठल भाई पटेल की सारी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस को मिल गई थी। किंतु जो विठल भाई पटेल के सगे भाई है वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जब ये विरासत में संपत्ति दी तो इस पे काफी आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले को कोर्ट में पहुंचाया गया। तो जब वल्लभ भाई पटेल जब कोर्ट में इस मसले को लेके गए तो वल्लभ भाई पटेल इस केस को जीत गए। जीतने के बाद जो विठल भाई पटेल की सारी संपत्ति जो सुभाष बाबू को मिलनी थी वो सारी संपत्ति उन्होंने लेकर महात्मा गांधी को दे दी, और माना जाता है कि महात्मा गांधी ने उस संपत्ति का जो उपयोग दलित उत्थान के लिए किया। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बोस और विठल भाई पटेल जो कि सीआर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी के अंदर भी शामिल हुए थे गांधी जी के नेतृत्व, और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल ने गांधी जी के नेतृत्व की निंदा भी की थी, क्योंकि ये शांति अहिंसा की बात करते थे, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने उस समय भी निंदा की जब भगत सिंह को फांसी होती है, चोरी चोरा कांड पे जो आंदोलन वापसी ले लिया तब भी इन्होंने मतलब कि गांधी जी की आलोचना की थी। तो इसी कड़ी में बोस और विठल भाई पटेल ने गांधी के नेतृत्व की निंदा की। और जब विठल भाई पटेल बीमार पड़ते हैं तो सुभाष ने उनकी सेवा की, किंतु फिर भी विठल भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है। पटेल ने अपनी सारी संपत्ति वसीयत में सुभाष के नाम कर दी थी। उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह मामला कोर्ट में पहुंचाया, वहां पे सरदार पटेल द्वारा मुकदमा जीतकर उनकी सारी संपत्ति गांधी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्या है, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे भी हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी थी जो मेनली राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रही थी, जिसका 1885 के अंदर स्थापना हुई थी, वो कांग्रेस आज भी चुनाव लड़ रही है। और जो इंडिया अलायंस का मुख्य घटक दल है कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा सत्ता में 60-70 साल राज किया है, जिसके अध्यक्ष आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। तो 1938 इनका कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो उसके अंदर ये हर साल चर्चा करते थे राष्ट्रीय आंदोलन पे और भावी रणनीति तैयार करते थे। तो 1938 में जब इनका जो अधिवेशन होता है गुजरात के अंदर होता है, हरिपुरा के अंदर, वहां पे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। और ठीक है, ये कहां पे होता है, हरिपुरा में, गुजरात के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस एक योजना आयोग बनाते हैं। योजना आयोग बनाने का उद्देश्य था कि देश के अंदर इंडस्ट्री या आर्थिक विकास कैसे होगा, और उसके अध्यक्ष किसको बनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब को। जवाहरलाल नेहरू जी को जब वो अध्यक्ष बनाते हैं, सोचो सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना रहे हैं, तो इसका तो वो उनका संबंध अच्छे तो ही तो बना रहे हैं, वरना तो वो क्यों बनाते। और वर्तमान की बीजेपी सरकार क्या करिए, बोस और नेहरू के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण संबंध थे। दूसरी बात यह है कि
1939 के अंदर जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी एक मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है जबलपुर, एक नरसिंहपुर जबलपुर आपने शहर सुने होंगे, उसके पास एक त्रिपुरी जगह है, वहीं पे एक जगह गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा वही जगह है जहाँ पे रजनीश ओशो का जन्म हुआ है, जो महान संत है आज के आधुनिक संतों में। और वहीं पे आशुतोष राणा महान लेखक का जन्म हुआ है, वहीं पे एक जगह है त्रिपुरी। त्रिपुरी के अंदर भी 1939 के अंदर, त्रिपुरी में 1939 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहां पे सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव के अंदर वो एक ऐसे व्यक्ति को हराते हैं जो महात्मा गांधी द्वारा अपना एक कैंडिडेट रखा गया था। महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारमैया साउथ इंडिया के एक नेता थे, उनको चुनाव लड़ाया था, और सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व तो इस लेवल का था कि उन्होंने पटाभी सीतारमैया को हरा दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने यह बोला कि ये मेरी एक निजी हार है। जब गांधी जी ने बोला कि ये निजी हार है, तो सुभाष बोस ने कहा कि जब मैं महात्मा गांधी जी का दिल नहीं जीत पाया तो मेरे लिए अध्यक्ष लेना व्यर्थ है। उन्होंने इस वजह से एक गांधी जी के सम्मान में अपना त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद कांग्रेस के रहकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद के चुनाव में महात्मा गांधी के समर्थक में पटाभी सीतारमैया को हराया। बाद में महात्मा गांधी के कारण उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही है जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपनी अपनी देखने का नजरिया है। एक पक्ष ये कह सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सम्मान में त्याग पत्र दे दिया। दूसरा, बीजेपी वाले ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी ने इतना दबाव बना दिया था कि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकते थे, आजादी से, और उनको एक त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब ये देखने का नजरिया हो सकता है बीजेपी वाले सही हो सकता है कांग्रेस वाले सही हो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का एक सैनिक के रूप में कार्य। आपने सुना होगा एक आजाद हिंद फौज थी जिसको एक भारतीय लोगों ने मिलकर देश की आजादी के लिए गठन किया गया था, जो कि आसियान कंट्री है, वर्तमान की सिंगापुर है, ताइवान है, सिंगापुर है, जापान है, इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज में एक मलाया आइलैंड है, वहां पे मोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस साहब उनसे जुड़ जाते हैं और उन्होंने सिंगापुर में रह के आजाद हिंद फौज की गठन को आगे विस्तार किया। और आपने सुना होगा जो आजाद हिंद फौज थी वो एक गीत गाती थी, कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाई जा। वही आजाद हिंद फौज जिसको सुभाष चंद्र बोस साहब ने लीड किया। और सुभाष चंद्र साहब ने जब इसको लीड किया तो उसका एक ही पर्पस था, देश के अंदर से अंग्रेजों को भगाना और यहाँ पे भारतीयों का रूल को स्थापित करना। और जब आजाद हिंद फौज ने ऐसा करने की कोशिश की तो 1943 में इसी कड़ी में आगे आपने देखा कि 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। देखो 1939 और 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जापान जैसे देशों के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज द्वारा अंग्रेजों को भगाने की योजना बनाई है। और यहाँ पे एक अस्थायी रूप से आजाद हिंद फौज सरकार का गठन भी होता है 1943 में, जिसको जापान जैसे देशों ने मान्यता भी दी थी। तो देखो थोड़ी महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। 1942 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं और हिटलर से मिलते हैं। हालांकि हिटलर से मिलने के बाद उनको कोई ऐसा कोई साफ कुछ संदेश नहीं मिलता, स्पष्ट कोई बात हो नहीं पाती है, तो ये योजना फेल हो जाती है। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किया, जिसको जापान सहित 11 देशों ने मान्यता दी थी। और जापान ने क्या किया, जापान के पास पहले अंडमान निकोबार आइलैंड जापान के पास होते थे, बाद में जापान ने सुभाष चंद्र बोस को इतने सहायता दी कि अंडमान निकोबार के आइलैंड भी क्या है, सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को सौंप दिए थे। ठीक है, अंडमान सरकार को सौंप दिए थे। ठीक है, 1944 में अपने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसके अंदर एक शहर है कोहिमा। कोहिमा के अंदर कोहिमा युद्ध होता है। कोहिमा युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की सेना एक तरफ होती है, जापान की सेना एक तरफ होती है। जापान की सेना वहां पे परास्त हो जाती है, सरेंडर कर देती है। तो जो कि वही जापान की सेना आजाद हिंद फौज को भी क्या कर रही थी, समर्थन कर रही थी। जिससे जैसे ही जापान की सेना सरेंडर करती है तो सुभाष चंद्र बोस साहब की जो आजाद हिंद फौज है उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बर्मा में जाके, इसको म्यांमार भी बोला जाता है, म्यांमार, बर्मा में रंगून में जाकर, बर्मा में एक शहर है रंगून में जाकर सुभाष चंद्र बोस रेडियो से घोषणा करते हैं, महात्मा गांधी जी से
वहीं पे राष्ट्रपिता भी बोलते हैं और महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें प्लीज समर्थन दो, हम मिलजुल के अंग्रेजों को भगाते हैं। ठीक है। कोहिमा युद्ध में जापान द्वारा आत्मसमर्पण के बाद आजाद हिंद फौज द्वारा प्रतिकूल असर पड़ा और सुभाष ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के आशीर्वाद मांगा। ठीक है। और उसके बाद माना जाता है कि 1945 का वर्ष आता है, सुभाष चंद्र बोस साहब की एक ताइवान, चीन के पास एक देश है ताइवान, ताइवान के पास एक प्लेन क्रैश होता है, वहां पे माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर काफी विवाद है, उनकी मृत्यु एग्जैक्टली किस पर क्यों हुई, क्या है इसके फैक्ट के रूप में इसकी कोई मतलब बिल्कुल विवाद है इस पे कि उनकी मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी। कोई लोग कहते हैं वो अभी भी जिंदा है, बाबा बन के रहते हैं, कोई कहते हैं कि उसको अमेरिका वालों ने मराया था, कोई कहता है रूस ने मराया था, कोई कह रहा है अंग्रेजों ने मराया था, बीजेपी वाले कहते हैं कि नेहरू जी ने मरवाया था। तो ये तो सब देखो, ये अपनी अपनी जिसकी बुद्धि है वो वैसा ही सोच रहा है। हालांकि आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, दूध का दूध पानी के पानी करने के लिए कुछ आयोग का भी गठन किया गया था। उसमें एक शाहनवाज समिति बनी थी, शाहनवाज समिति, एक जीडी खोसला कमीशन भी बना था, खोसला जो जज थे, और एक माना जाता है मुखर्जी आयोग जो 2005 के आसपास बना था, 2005। ये 1970 में, ये 1950 के दशक में। ठीक है। ये अपनी अपनी जांच आयोग बनाई है, जो सरकार आती है जांच आयोग बनाती है। ठीक है। इसकी अभी कोई रिपोर्ट माना जाता है कि मोदी जी के राज में रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। ठीक है। तो बाकी दूध का दूध पानी का पानी तो अभी तक ये संशय पे बना हुआ है, अभी तक हम कह नहीं सकते कि इनका रियल वजह क्या थी। पर जो हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, जो गूगल पे इंटरनेट पे दिया हुआ, विकिपीडिया पे, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि ताइवान के पास प्लेन क्रैश हो गया था, वहां पर सुभाष चंद्र बोस साहब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और अब हम देखते हैं पिछले कुछ सालों से समसामयिकी में सुभाष चंद्र बोस कैसे छाए हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि 2014 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि एक आप ऐसे आयोग का गठन करो जो ये पता करे कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी। जैसे पहले भी ऐसे शहनवाज समिति, जीडी खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन बना था, वैसे 2014 में सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिए। वैसे 2018 में जब 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज की जो अस्थायी सरकार गठन की थी सुभाष बोस ने, उसकी 75 वर्ष कंप्लीट होने पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में लाल किले पे तिरंगा लहराया था आजाद, और उन्होंने अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस को बताया था। नंबर 3, 2021 में 21 जनवरी की तारीख को जब सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, तो भारत सरकार ने, वर्तमान मोदी सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। पराक्रम दिवस ऐसे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो पराक्रम, शौर्य, साहस था, जिसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, उनके सम्मान में, ताकि हम जैसे युवा और अगली पीढ़ियां सुभाष चंद्र बोस के जो उससे कुछ सीख सके और अपना राष्ट्र निर्माण में हमेशा के लिए योगदान दे। ठीक है। फिर 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर एक मार्ग है जिसका नाम है राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया बदलकर। उस कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहने का भाव ये है कि सुभाष चंद्र बोस साहब बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, बहुत ही सच्चे देशभक्त थे। उनका काफी योगदान है, राजनीति में हो, प्रशासन में हो, भारत की आर्थिक नीतियां बनाने में हो, भारत की जो मूल्य व्यवस्था है उसके लिए, जो नीति शास्त्रीय मूल्य है, जो कि उच्च कोटि के मूल्य जो एक राजनेता के अंदर होने चाहिए, महान देशभक्त थे। ठीक है। इसमें भी किसी को कोई राय नहीं, कोई भी किसी को डाउट नहीं है। हालांकि इनकी मृत्यु के लेके काफी विवाद है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, एग्जैक्टली इसका क्या कारण था। उसके लिए सरकार ने समय समय पे शहनवाज समिति, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग जैसे गठन भी किया। 2014 में वापस कलकत्ता हाईकोर्ट ने वापस से एक आदेश दिया है कि ऐसे कोई आयोग का गठन किया जाए। बाकी कुल मिला के सार यही है कि जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है वो सुभाष चंद्र बोस को आगे बढ़ा रही है। ये काफी अच्छी बात है, सराहनीय बात है। यदि सुभाष चंद्र बोस साहब के पूरे योगदान को पूरे भारतवर्ष के सामने रखा जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। किंतु हमारे एक सरकार द्वारा ऐसा ना हो कि कहीं हम इनको आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे देशभक्तों को हम नीचे गिराएं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान अपनी जगह बहुत अच्छा योगदान है, पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया, भगत सिंह ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया, सरदार पटेल ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया, और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। पांचों व्यक्तियों ने या अन्य सभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी देशभक्तों ने बहुत अच्छा योगदान दिया राष्ट्र निर्माण में, जिसकी वजह से हम देश आजाद हुआ। हम संविधान के हिसाब से बहुत अच्छे से आज के दिन काम कर रहे हैं। देश में काफी
गरीबों लोगों का उत्थान भी हुआ 75 सालों में, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कार्य करने की तौर तरीका, पद्धति, कुछ सोच विचार ये अलग अलग हो सकते हैं, जो स्वाभाविक सी बात है, हम मानव हैं, तो थोड़ा मोटा एक ऐसा होना जायज है। ठीक है। कुल मिला के आज मैंने सुभाष चंद्र बोस साहब की जयंती पे उनके ऊपर बात बताने की कोशिश की है। बाकी आप मुझे कमेंट में जो आपको कोई टॉपिक यूपीएससी या पीसीएस को कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, समसामयिक की मुद्दा हो, तो आप मुझे हमारे जो चैनल है इसके ऊपर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।